हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिसोल्यूशन किसकी हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की या पार्टनरशिप की, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपस में क्या है, डिफरेंट है और दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो फर्म है वो क्या हो रही है, बंद हो रही है। जो फर्म अपना बिजनेस क्लोज डाउन कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं फर्म में क्या लग रहा है, अब ताला लग रहा है। तो जितने भी उसके एसेट्स हैं उनको सोल्ड किया जाएगा और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाएगा। और इसके साथ ही जो पार्टनर्स का अकाउंट है वो पूरे तरीके से सेटल डाउन होगा। जो भी एसेट सोल्ड करने पर और लायबिलिटीज़ को पे करने पर प्रॉफिट बच रहा है, बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, जो भी हमने क्रेडिटर्स हैं हमारे, उनको पे किया जाएगा। जो हमारे ऊपर जो लोन मिला है हमको पार्टनर से, वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बाद में किस पे जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की, तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म बंद हो रही है। यहाँ पर सिर्फ जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म होने के बाद एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। वही फर्म कंटिन्यू रखेगी लेकिन नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और नए पार्टनर्स के साथ। अब ये कब कब होता है, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, यानी कि नया पार्टनर आ रहा है, या फिर पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, या पार्टनर की किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज हो गई, तब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप डिसोल्यूट होगी, उसके बाद एक नई पार्टनरशिप आएगी, फर्म बंद नहीं होगी। ठीक है। फर्म तब बंद होती है जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट होती है, यानी कि डिसोल्यूशन होती है, पूरे तरीके से जो फर्म है वो क्लोज डाउन हो जाती है, तब उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और यही इस वीडियो में मेन टॉपिक रहेगा। अब पार्टनरशिप फर्म बंद तो हो रही है, लेकिन किस तरीके से होगी बंद, क्या मोड्स होंगे उसको बंद होने के। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, जहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर कर रही है और दूसरा जहाँ पर जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर रही। तो दो तरीके से जो फर्म है वो बंद होगी। पहला केस हम पढ़ रहे हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जहाँ पर जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर रही। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोर्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए। यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो आपस में ही अपनी जो फर्म है उसको क्लोज डाउन कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअली सारे पार्टनर्स मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमें अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू नहीं करना, कोई भी रीज़न हो सकता है कंटिन्यू ना करने का, तो वो आपस में मिलकर बंद करने को डिसाइड कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे बाय म्यूचुअली एग्रीमेंट। और ये बात की गई है सेक्शन 40 में। तो आपको सेक्शन भी साइड बाय साइड लर्न करने होंगे। सेकंड आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहाँ पर कोई इस प्रकार की कंपल्शन आ गई है कि अब तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना होगा। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, फर्म का दिवालिया ही निकल गया, या फिर अनलॉफुल फर्म है, कोई इस तरीके से फर्म काम कर रही है जो लीगल नहीं है, तो इसीलिए उस फर्म को अब बंद होना होगा। ये बात की गई है सेक्शन 41 में। थर्ड जो पार्ट आता है इसके अंदर, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्म को बनाया गया था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्पस अगर फुलफिल हो गया है तो अब फर्म को बंद होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया था कि अब ये फर्म बनाई है हमने ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए,
अब जब वो पर्पस कंप्लीट हो गया है तो अपने आप ही जो फर्म है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्यूट हो जाएगी। इसके साथ साथ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फर्म को बनाया गया था कि सिर्फ 1 साल तक ही ये फर्म रहेगी, उसके बाद जो फर्म है वो अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये आता है सेक्शन 42 में। और इसका जो 4th पार्ट आता है वो है ऑन नोटिस। इसका मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म को बनाया गया तो ये फिक्स्ड पीरियड के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उसको एट विल पे बनाया गया कि जब तक मन होगा उसको चलाएंगे, उसके बाद उसको हम बंद कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी जो सारे पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअली एग्रीमेंट आ जाता है कि अब हमें इसको बंद करना है, ठीक है। जब तक चल रही थी, प्रॉफिट मिल रहा था, चलाई गए। जब उनको लगा कि अब ये लॉस में जाने वाली है तो अब फर्म को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो वो बंद कर देंगे ऑन नोटिस। ये बात की गई है सेक्शन 43 में। तो ये कुछ 4 कारण थे जहां पर कोर्ट की बिना इंटरवेंशन से ही फर्म को बंद कर दिया जाता है। सेकंड जो केस आता है वो है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये बात की गई है सेक्शन 44 में, जहां पर जो कोर्ट है वो डिसाइड करती है कि अब ये कंडीशन फर्म की नहीं है चलने की और अब फर्म को डिसॉल्यूशन कर देना चाहिए फर्म का। कैसे? अनसाउंड माइंड, पार्टनर उनमें से कोई है जो इनसेन है, या कोई भी कारण होगा कि पहले सही था बाद में उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तब ये कोर्ट डिसीजन लेती है कि ये फर्म, ये पार्टनरशिप और फर्म दोनों ही आगे बढ़ नहीं सकते, तो वहाँ पे वो बंद कर दिए जाते हैं। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, किसी न किसी पार्टनर के गलती के कारण भी वो बंद की जा सकती है। ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक हमने जो पढ़ा था पार्टनरशिप के चैप्टर में, एक डीड डिसाइड की जाती है। अगर उस डीड की ही ब्रीच हो जाए, वो फॉलो नहीं की जाए, तब भी वो कोर्ट के थ्रू बंद कर दी जाती है। पार्टनरशिप भी खत्म और पार्टनरशिप फर्म भी बंद। इसके साथ साथ अगर पूरा का पूरा बिजनेस ही थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो एक नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी, लेकिन जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म है वो क्लोज डाउन होने के बाद। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्यूशन होती है, बंद होती है, तो जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्यूट होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्यूट हो रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन। अब किस तरीके से जो अकाउंट्स हैं वो सेटल किए जाते हैं इस पूरे डिसॉल्यूशन के प्रोसेस में, और ये बात की गई है सेक्शन 48 में। देखो, जो भी अमाउंट ऑफ फ्लोस फर्म को बेयर करना है वो कहाँ कहाँ से करेंगे। सबसे पहले जो फर्म का प्रॉफिट होगा वहाँ से, सेकंड नंबर पे वहाँ के जो कैपिटल, फर्म का जो कैपिटल है, जो पार्टनर्स के मिलके जो कैपिटल लगाया है वहाँ से, और थर्ड ये रियलाइज़ किया जाएगा फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इसके बाद भी कोई लॉस बचा तो वो कौन बेयर करेंगे, पार्टनर्स। किस रेशो में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। अब ये तो बात थी अमाउंट ऑफ फ्लोस की। अगर एसेट्स को सेल करने पर जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ है, जो भी फर्म को अमाउंट मिल रहा है, एक तरह से इनकम है जो फर्म की, वो किस तरीके से डिवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हक बनता है थर्ड पार्टीज़ का, जो फर्म के साथ डील कर रही है। उसके अंदर आते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में भी जो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, और सेकंड नंबर पे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको दी जाएगी। सेकंड में आते हैं पार्टनर्स लोन। जिन भी पार्टनर्स ने लोन दिया है उनके लोन की पेमेंट की जाएगी। थर्ड में आता है द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल है उनका अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। और फोर्थ में अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचता है तो वो रेजिड्यू डिवाइड कर दिया जाता है पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, ये वाला टॉपिक बहुत ही फ्रिक्वेंटली
पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है और सबसे लास्ट में किसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की। सबसे पहले बनाए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ से हमें पता चलता है कि एसेट्स को सोल्ड करने पर और लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ करने पर कितना अमाउंट बच रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो भी लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है वह उसका अकाउंट बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे बनेगा जो पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, क्योंकि उनकी भी पेमेंट करनी है। फोर्थ आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट बनेंगे। और फिफ्थ नंबर पे जो लास्ट में अकाउंट बनता है वो कैश या फिर बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है, ये इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। तो हम ब्रीफली हर स्टेप को अच्छे से करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से आपको ध्यान में आ रहा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते थे, कब बनाते थे, जब पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं या फिर रिटायर हो रहे हैं या डेथ हो रही है पार्टनर की, तब बनता था रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बना, जब हमारी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो रही है, तो तब बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन इसका जो नेचर रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट का ही नेचर रहेगा, जहाँ पे डेबिट में सारे लॉसेस आ रहे हैं, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वहीं पर क्रेडिट में जो भी इनकम है, गेन है फर्म को, वो आ जाएंगी। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जितना भी एसेट्स को सोल्ड करने पर और लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने पर जो भी फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस हो रहा है, अब किस तरीके से उनको पहले आउटसाइडर्स को दिया जाएगा वहाँ से पेमेंट, फिर उसके बाद जिन्होंने लोन वगैरह लिए थे, फर्म ने लोन दिए थे, वो उनको दिया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा। एंड देन अगर फिर भी कोई अमाउंट बचा प्रॉफिट का तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में एक टर्म आती है, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो अपने आप में ही एक कंप्लीट टॉपिक भी है, तो हम इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है। अब देखो, फर्म बंद हो रही है, तो फर्म के बंद होने पर जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे उनको कौन बियर करेगा, ऑब्वियसली फर्म बियर करेगी, है ना। क्यों, एजेंट को बुलाना, क्योंकि ये अपने आप तो नहीं किया जाता ना, सारे की कौन से एसेट्स को बेचना है, किस अमाउंट में बिक रहे हैं, तो इनके लिए कुछ एजेंट्स भी अपॉइंट होते हैं जो ये सारा काम करते हैं, तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में ही काउंट किए जाते हैं। तो अब वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करती है फर्म। क्या फर्म के अलावा भी कोई पार्टनर्स भी बियर करते हैं, अगर करते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म बियर कर रही है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये कौन बियर कर रहा है, तो ये मानना ही है कि ये फर्म ही बियर करेगी। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बियर करती हैं, तो वो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस ही हुआ। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे इसमें 10,000 के एक्सपेंसेस दे रहे हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश अकाउंट 10,000। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फर्म इस पोजीशन में होती है कि वो अभी तुरंत पेमेंट नहीं कर पा रही और वो पेमेंट कोई पार्टनर बेयर कर रहा है ना। तब कौन सी एंट्री होगी, कैसे, देखो जैसे ये एग्जांपल समझते हैं कि जैसे फर्म कोई एजेंट को हमने अपॉइंट करा कि ये सब काम करना है। अब फर्म के पास एट ए टाइम मान लो पैसे नहीं थे, लेकिन वहाँ पर पार्टनर खड़ा था, तो पार्टनर ने कहा चलो मैं कर देता हूँ पेमेंट, आप मुझे बाद में दे देना। तो जो पार्टनर ने पेमेंट करी और बाद में फर्म उसकी पेमेंट देगा, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, है तो ये एक्सपेंस ही और ये बाद में फर्म को ही देना होगा, लेकिन फर्म कैश में ना देके, यहाँ पर क्रेडिट में कैश आ रहा था, कैश में ना देके अब वो किसको देना होगा, ए को।
तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। डेबिट में तो रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा क्योंकि ये है तो जो एक्सपेंस है वो फर्म का ही है, लेकिन क्योंकि उस समय ए ने पेमेंट कर दी थी और अब फर्म को पेमेंट करनी होगी ए को, तो वो एज के कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, इसमें और कौन से केसेस बनते हैं? इसमें कई बार क्या होता है कि फर्म क्या करती है कि मैं हर बार क्या पेमेंट करूंगा, तो वो एक पार्टनर को कहती है कि मैं आपको एक सैलरी दे देता हूं कि आपको फुल पेमेंट लमसम में पैसे दे दिए कि आगे आप देते रहना जिसको भी देना है। ठीक है ना, तो इसके लिए अब यहाँ पर ए एक पार्टनर है जिनको एक रेम्यूनरेशन दे दी कि आप ये पूरे के पूरे 20,000 पकड़ो, अब आगे जितने छोटे छोटे खर्चे करने हैं, एजेंट को देने हैं और कोई छोटा मोटा खर्चा करना है, तो वो आप आगे आगे देते रहना। तो इसीलिए ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। अब सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अगेन बात वही रहेगी, यहाँ पर ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि अब यहाँ पर पार्टनर ए है जो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कर रहा है? बेयर कर रहा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस जो रेम्यूनरेशन दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 20,000 का। एक्सपेंसेस जितने मर्जी हों, लेकिन जितना रेम्यूनरेशन दिया गया है, जितनी सैलरी दी गई है पार्टनर को ये सारे खर्चों को हैंडल करने के लिए, वो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में, क्योंकि वो फर्म ने पे किया है। अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है, 20,000 से ज़्यादा हो गया, तो वो फर्म के ऊपर प्रेशर नहीं है जब तक कि वो पार्टनर फर्म से नहीं मांगता। फर्म के पास से तो सिर्फ 20,000 गए हैं, तो फर्म के लिए जो खर्चा रहेगा वो सिर्फ 20,000 का रहेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 20,000। समझ आया आपको? इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी में ही कुछ एडिशन है, जैसे कि अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। अब ये तो बात पता चल गई कि यहाँ पर फर्म ने पार्टनर ए को कहा कि ये 20,000 पकड़ो, ये आपका सैलरी है, बाकी के आगे आगे खर्चे आप देते रहना। ही वाज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस अब कौन बेयर करने वाला है? ए करने वाला है। अब यहाँ पर भी फर्दर 2 केसेस में स्प्लिट हो जाता है। कैसे? अमाउंटिंग टू 25,000 वर पेड बाय द फर्म। अब देखो, खर्चा सैलरी मिली थी 20,000 की, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेंस हो गया 25,000 का, अगर वो 25,000 एक्सपेंस ए ही पे कर देता तब तो फर्म को चिंता की कोई बात नहीं थी। ठीक है, फर्म मान लेता ठीक है भाई मैंने तो सिर्फ 20,000 ही दिए थे, बाकी 5,000 इसने अपनी पॉकेट से दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया? वह पेड बाय द फर्म। यहाँ पर तो फर्म ही पे कर रहा है। ए को भी 20,000 के रेम्यूनरेशन दी और साथ में ही जो 25,000 का खर्चा जो कि ए को बेयर करना था, यहाँ पर फर्म बेयर कर रहा है। अब इनकी एंट्रीज कैसे होंगी? यहाँ पर रेम्यूनरेशन नहीं आएगा, ये मैंने वैसे ही लिखा है आपको बताने के लिए, क्योंकि ये वो वाला अमाउंट है जो रेम्यूनरेशन के फर्म ने ए को दिया है। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्योंकि ये खर्चा किसने बेयर करा? फर्म ने बेयर करा, जबकि करना किसको चाहिए था? ए को। तो इसीलिए यहाँ पर डेबिट में एज कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस किसको माना गया है? अब एज के कैपिटल को, क्योंकि फर्म दे रही है ना, फर्म पेमेंट कर रही है, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होते हैं। तो वो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। अब ये दोनों सेपरेट एंट्रीज को अगर हम मर्ज करके लिखें तो कैसे होगा? रियलाइजेशन अकाउंट जो कि 20,000 की है यहाँ आ गई, एज कैपिटल अकाउंट और एज कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट में 20,000 था और डेबिट में 25,000 था। तो डेबिट में क्या है? ज़्यादा है 5,000, तो यहाँ डेबिट में आ गया 5,000 टू बैंक 25,000। आपको एंट्री सिर्फ यही करनी है
किस तरीके से ये एंट्री बनी है उसके लिए आपको ये 2 एंट्रीज करके दिखाई गई हैं। या तो आप ये वाली एंट्री करोगे या तो आप दोनों अलग अलग एंट्रीज कर दो, बात सेम ही है। इसका दूसरा पार्ट क्या आता है, अब यहाँ पर खर्चा कम है, यानी कि 20,000 का तो सैलरी दी फर्म ने ए को, लेकिन यहाँ पर खर्चा 5,000 का था और वो किसने पेड करा, फर्म ने पे करा। यहाँ पे फर्म ने जब पे करा ना तभी एंट्रीज बनती हैं। अगर ये खर्चा खुद ए करता तब कोई एंट्री नहीं थी, तब तो सिंपल फर्स्ट एंट्री होनी थी ये वाली, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर ये वाली एंट्रीज नहीं होनी थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फर्म ही बेचारी पहले सैलरी भी दी और फिर खर्चा भी कर रही है, तब ये प्रॉपर एंट्रीज करनी होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगेन फर्स्ट एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 20,000 की, जो कि रेम्यूनरेशन की फॉर्म में दिया गया है। सेकेंड एंट्री होगी, क्योंकि अब यहाँ पर फर्म पे कर रही है तो फर्म के लिए ये क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो डेबिट साइड आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। अब इन दोनों को एंट्री को मर्ज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000, एज कैपिटल, अब देखो एज कैपिटल क्रेडिट में है 20,000 और डेबिट में है 5,000, तो क्रेडिट में ज़्यादा है तो 20,000 में से 5,000 माइनस करके क्रेडिट में 15,000 चला जाएगा और बैंक में वही 5,000। और आपको पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो केस आता है वो क्या है, अगेन अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर द डिसोल्यूशन वर्क। अब डिसोल्यूशन के लिए काम करने के लिए 20,000 की रेम्यूनरेशन दे दी। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय द फर्म। देखो अब ध्यान से देखना, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो पहले जैसा ही पॉइंट है, पर ये पहले जैसा नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये तो कर दिया कि रेम्यूनरेशन दी 20,000 की डिसोल्यूशन वर्क के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी कि जो सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेगा। जो देखो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, यहाँ पर ये लाइन लिखी थी कि ही वाज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस, कि सारे एक्सपेंसेस कौन, पार्टनर बेयर करेगा। ये लाइन स्पेसिफिक लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी हुई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करने वाला है, पार्टनर बेयर करने वाला है। यहाँ पर सैलरी ज़रूर दी है, दी भी डिसोल्यूशन वर्क के लिए है, लेकिन डिसोल्यूशन वर्क में सिर्फ एक्सपेंसेस तो नहीं आते, कोई और काम के लिए दे दी होगी, है ना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर बेयर करने वाला है। यहाँ पर आगे लिख दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वो पेड बाय द फर्म। अब ये फर्म बेचारा अपनी एक्सपेंसेस भी पे कर रहा है, रेम्यूनरेशन अलग से दे रहा है, तो फर्म के ऊपर चलो लोड है इस चीज़ का, लेकिन एंट्रीज कैसे करनी है वो ध्यान देना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ये तो हम एंट्री करते ही हैं जब हम अगर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तब भी। दूसरी एंट्री वो आ जाएगी सिंपल वही वाली एंट्री जो नॉर्मली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब फर्म बेयर करती है तब लिखते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500। अब ये दोनों एंट्री को भी मर्ज कर दो, ठीक है। कैसे हो जाएगी, अब रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 और साथ में एक 7,500 अलग है, तो दोनों को प्लस करके लिख देंगे, ये आ जाएगी 27,500 और साथ में हो जाएगा टू एज कैपिटल 20,000 और बैंक में 7,500। ये दोनों एंट्री मर्ज करके लिखी गई है जो थर्ड एंट्री बनी है। आपको ये समझ आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टॉपिक। इसके अलावा एक और केस आता है इसके अंदर, जैसे विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। देखो अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्म का कोई बात नहीं आई, बस इन्होंने ये बोल दिया कि विजय एक पार्टनर है जो सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है और ये सारे एक्सपेंसेस कौन बोर्न कर रहा है, खुद वही बोर्न कर रहा है। यानी कि अब हमें इससे क्या मतलब, क्या फर्म ने बोला था पे करने को, अब वो कर रहा है खुद तो करने दो, फर्म का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। ना तो फर्म ने कहा कि तुम पे करो, ना ही फर्म ने उसके लिए रेम्यूनरेशन दी। अब वो खुद बेयर कर रहा है तो करने दो। अब जब कोई पार्टनर अपने आप से कर रहा है तो हमें उसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी नो एंट्री।
जब तक यहाँ पर फर्म की बात ना की जाए तब तक आपको कोई एंट्री नहीं करनी। अब फर्म सैलरी पे कर रहा है तो क्या वो एक्सपेंसेस सच में वो पार्टनर बेयर कर रहा है, ये लाइन आपको देखनी है। दूसरा, अगर वो बेयर कर रहा है लेकिन वो एक्सपेंसेस तो फर्म ही पे कर रही है, तब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर रहा और वो नॉर्मल एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है, तब भी आपको ध्यान से देखना है। तो ये एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपने सारे एसेट्स वगैरह डाल दिए, जो जो उसकी वैल्यू रियलाइज हुई वो आ गया। अब उससे या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आया तो वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर लॉस आया तो वो भी पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अगेन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके साथ जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप आता है लोन बाय फर्म टू पार्टनर। जब फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनर उन लोन को रिटर्न तो करेगा ना, और जब वो रिटर्न करेगा तो उस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के लिए। तो इसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या रहेगी, एक तरह से इनकम रहेगी, और ये हम कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। थर्ड जो अकाउंट बनता है वो बनता है लोन बाय पार्टनर टू फर्म। जब पार्टनर फर्म को लोन दे रही है तो उसका अकाउंट भी बनेगा, और जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म भी तो पे करेगी ना, लेकिन पे कब करेगी, जब आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के बाद। यानी कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों को पेमेंट करने के बाद अगर जो पैसा बचा वो पार्टनर्स का लोन रिटर्न करेगी। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो फोर्थ अकाउंट बनता है वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप एडमिशन और रिटायरमेंट के चैप्टर में बनाते हो, बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर डेबिट बैलेंस आया है या क्रेडिट बैलेंस आया है, इसका भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर आता है डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पर क्या है, जो पार्टनर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश टू क्लियर ऑफ हिज डेबिट बैलेंस। तो पार्टनर्स को यहाँ पर अमाउंट लेके आना पड़ेगा अपना बैलेंस क्लियर करने के लिए। वहीं पर अगर जो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो एक्सेस अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स को पे कर दिया जाएगा। और इसकी एंट्री कैसे होगी, आपको पता ही है, आप पार्टनर्स जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आता है, तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। अगर डेबिट बैलेंस आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो लास्ट अकाउंट बन के आता है वो है कैश और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट बनाना है या बैंक अकाउंट बनाना है, वो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा, लिखा होगा कि सब कुछ कैश में हो रहा है या चेक के थ्रू हो रहा है। अब कैश और बैंक अकाउंट का भी पता है आपको, डेबिट साइड में सारी की सारी रिसीट्स आती हैं, जबकि क्रेडिट साइड में जो भी पेमेंट करनी है वो आ जाती हैं। तभी यहाँ पर जो लोन पार्टनर ने दिया है वो क्रेडिट साइड आता है, और जो लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को वो डेबिट साइड आता है। अब ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और ये इक्वल होंगे तभी हम मानेंगे कि जितना भी हमने अभी तक अकाउंट्स बनाए थे, चाहे वो रियलाइजेशन है, चाहे वो लोन्स के अकाउंट हैं, या फिर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो सही जा रहे हैं। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट का इक्वल आता है तब ये हेल्प करता है इन वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि अभी तक जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं, जितने भी ट्रीटमेंट करी है, वो सब क्या है, सही है, ठीक है।
इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान में रखने वाला है जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर गिवन है तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में कब? तब जब अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी गिवन होगा तब, ठीक है। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी क्या कर दिया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व की तरह, जैसे रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जो गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, यहाँ पर गुडविल को एक तरह से प्रॉपर एसेट की तरह ही माना जाता है। देखो, इफ़ गुडविल इज़ ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में वो गिवन होगी तो उसको बाकी एसेट्स की तरह ट्रीट करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे आप बाकी के एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो इसका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर तो वो रियलाइज़ हो गई तो उसको भी हम वैसे ही जैसे बाकी एसेट्स को लिखते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर वो गुडविल मेंशन नहीं होगी, यानी कि वो रियलाइज़ नहीं होगी, तब हमने यही मानना है कि वो गुडविल रियलाइज़ हुई ही नहीं है बाकी एसेट्स की तरह, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो और पॉइंट आता है वो क्या है, इफ़ गुडविल इज़ टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर, अगर किसी और पार्टनर ये गुडविल ले रहा है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस कैश की जगह वो पार्टनर्स का कैपिटल, पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जो मैं बात कर रही थी आपकी कि अगर जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में तो गिवन है, लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द गुडविल, लेकिन ये बात नहीं की गई कि गुडविल रियलाइज हुई है या नहीं, तब आपको यही एज्यूम करना है कि गुडविल हैज़ नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट, कि कोई भी अमाउंट नहीं मिला है हमको गुडविल से, ठीक है। तो आप उसको नहीं लिखोगे, वो वाली एंट्री नहीं करोगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वाली। तो इससे हमारा जो टॉपिक है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक की वीडियो तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में।